दोस्तों, क्या कभी आपने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखा है? ऑफ कोर्स देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो ये देख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर कैसे बना होगा, कैसे डिजाइन किया गया होगा? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि इसको समझने के लिए हमें आज से करीब 75 साल पहले जाना होगा, यानी कि 1947 का समय, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। तो सिचुएशन कुछ ऐसा था कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन के अनाउंसमेंट के साथ ही ये बात कंफर्म हो गया कि अब इंडिया का बंटवारा धर्म के नाम पर होकर ही रहेगा। एक देश बनेगा हिंदू मेजोरिटी के लिए, जिसमें कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी ये सभी धर्म वाले रहेंगे, और एक देश बनेगा मुस्लिम के लिए। पर सवाल ये था कि इसका बंटवारा कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात कि कौन करेगा। शुरू में बात चल रही थी कि इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान जो नया देश बनने वाला है तो उसके तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना होंगे, और वो दोनों आपस में मिल बैठकर एक बाउंड्री डिसाइड करेंगे। पर इसमें एक प्रॉब्लम था, दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, और इस मुद्दे पर तो बिल्कुल ही नहीं बनने वाली थी। अच्छा, इसमें एक बात ये भी था कि इंडिया को बंटवारा करने का काम उस समय के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिया जाए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था कि मतलब कि लोगों को लगता था कि लॉर्ड माउंटबेटन है, और चूंकि वो जवाहरलाल नेहरू के क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो जो बंटवारा होगा वो इंडिया के फेवर में जा सकता है। तो लोगों को ये भी मंजूर नहीं था। तो इसमें डिसाइड किया गया कि एक ऐसे व्यक्ति को इंडिया में बुलाया जाए जो इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता हो और बिल्कुल न्यूट्रल हो। उसका काम सिर्फ इंडिया को डिवाइड करना हो 3 हिस्से में, एक होगा इंडिया, एक होगा वेस्ट पाकिस्तान, और एक होगा ईस्ट पाकिस्तान। और इसके लिए लंदन से एक लॉयर को बुलाया गया, सर सिरिल रेडक्लिफ। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं था कि सर सिरिल रेडक्लिफ लंदन के एक बहुत ही बड़े मशहूर लॉयर थे। पर यहाँ पर कोई केस तो चल नहीं रहा था, यहाँ पर बाउंड्री का बंटवारा करना था, जिसमें कि एक लाइन से कितने लोगों की जान जाने वाली थी और कितने लोग बेघर होने वाले थे। रेडक्लिफ ने इससे पहले कभी भी इंडिया का दौरा नहीं किया था। इवन वो मैप में भी नहीं बता सकता था कि पंजाब कहाँ है और बंगाल कहाँ है। अभी हम जज कर सकते हैं, लेकिन उस समय ये सोचा गया था कि चूंकि रेडक्लिफ इंडिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, तो वो एकदम न्यूट्रल रहेगा, और न्यूट्रल होकर ही वो बाउंड्री का बंटवारा करेगा। रेडक्लिफ पहली बार 8 जुलाई 1947 को इंडिया में लैंड करती हैं, और वो सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन से मिलती हैं, जहां लॉर्ड माउंटबेटन उसके लिए 2 कमीशन की घोषणा करती हैं, एक जो इंडिया के वेस्ट साइड में डिवीजन होगा और एक जो इंडिया के ईस्ट साइड में डिवीजन होगा। सर सिरिल रेडक्लिफ को दोनों कमीशन का हेड बनाया जाता है, और जो कि अदर मेंबर थे वो आईएनसी से थे और मुस्लिम लीग से थे। और फाइनल जो वीटो दिया गया था वो सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया था, क्योंकि कंफ्यूजन के समय में जो फाइनल डिसीजन लेना था वो रेडक्लिफ को ही लेना था, क्योंकि वो एज ए न्यूट्रल की तरह उनको देखा जा रहा था। इसमें रेडक्लिफ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसने आज से पहले कभी इंडिया देखा नहीं था। उसको पॉपुलेशन के बारे में उसका जो एक सेंस होता है, एक इमोशन होता है, उसके बारे में, इसका इंडिया के बारे में उसके पास कोई नॉलेज नहीं था। और उसको काम भी ऐसा मिला था, मतलब कि 5 सप्ताह में डिसाइड करना था कि इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री कैसा होगा। 15 अगस्त उसका डेडलाइन था, और 8 जुलाई 1947 को वो इंडिया में आया था। मात्र 5 सप्ताह उसको टाइम मिला था। रेडक्लिफ ने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहे कैसा भी बाउंड्री बना दूं, कैसा भी बाउंड्री डिजाइन कर दूं, मैं जानता हूं कि दोनों साइड मुझसे नाराज ही होंगे, और उनका बस चले तो वो मुझे गोली मार देंगे। खैर, रेडक्लिफ को ये काम मिला था, तो उसको ये काम कंप्लीट करना था। तो चूंकि ये प्री डिसाइडेड था कि इंडिया को रिलीजियस लाइन पर डिवाइड करना है, तो उसने इंडिया का मैप मंगवाया, और धीरे धीरे अपने एक एक करके बैठ के उसने रिलीजियस लाइन पर, जहां पर जैसी जैसी पॉपुलेशन थी, उससे डिवाइड करना चालू कर दिया। इसमें इसके लिए एक और काम था कि चूंकि मतलब मेन तो रिलीजियस लाइन तो है ही, लेकिन साथ में जैसे कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का रोड हो गया, कोई स्ट्रेटेजिक जगह हो गया, तो इस तरह का केस था, तो उसको भी कंसिडर करना था जब बाउंड्री का डिवीजन हो रहा था। इसमें सबसे पहले सिंध और बलूचिस्तान, जिसमें कि ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन ही थे, तो वो सीधा सीधा पाकिस्तान को दे दिया गया। फिर बात हुआ कि पंजाब का, तो पंजाब में कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे जो कि इंडिया को दे दिया गया। लेकिन लाहौर जैसा शहर, जहां की सिख अंपायर का जो कभी कैपिटल हुआ करता था, तो वो पाकिस्तान को दे दिया गया। वहीं जो ईस्ट साइड में जो मुर्शिदाबाद था, जो बंगाल में था, तो वो इंडिया को दे दिया गया, जहां पर 70% मुस्लिम पॉपुलेशन था। तो वहीं कुछ एरिया ऐसा था जहां पर हिंदू मेजोरिटी में थे, लेकिन वो पाकिस्तान को दे दिया गया। और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट था वो मैच नहीं कर रहा था। देखो, इसमें जो एरिया पहले से ही क्लियरली डिमार्केट था कि हाँ, ये वाला पार्ट इंडिया के हक में जाएगा, ये वाला पाकिस्तान के हक में जाएगा, तो वो तो तुरंत ही डिसाइड हो गया। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां आज भी लगातार आर्गुमेंट चलते रहता है। रेडक्लिफ जब ये बॉर्डर बना रहा था, तो इसमें इंडिया के लिए एक फेवर की बात ये हो गई कि जो गुरदासपुर का रोड था, जो इकलौता रोड था जो कश्मीर को कनेक्ट करता था प्रॉपर तरीके से, तो वो इंडिया को दे दिया गया, जो कि मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन का था।
और अगर वो अगर हमारे हक में नहीं आता तो शायद आज कश्मीर भी हमारे पास नहीं होता। रेडक्लिफ जानता था कि वह एक ऐसा लाइन बना रहा है जो हमेशा इतिहास में कंट्रोवर्शियल रहेगा, इवन वो भी एक कंट्रोवर्शियल की तरह देखा जाएगा, लेकिन फिर भी उसने ये काम किया। रेडक्लिफ ने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को एक लाइन चाहिए था 15 अगस्त से पहले और मैंने उन्हें ये लाइन दे दिया। वैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ये तो 15 अगस्त से पहले ही डिसाइड कर दिया गया था, लेकिन इसको रिलीज किया गया 17 अगस्त को, यानी कि आजादी के 2 दिन बाद, ताकि पब्लिक का जो मूवमेंट हो, जहां पर एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार थे लोग, तो वहां पर थोड़ा सा इसमें नरमी बरत जाए और थोड़ा सा कम लोग मरे। लेकिन इसमें भी आप जानते हो कि उस समय कुछ अफवाह ऐसी फैल गई कि जहां पर जो एरिया पाकिस्तान या जो एरिया हिंदुस्तान के ही हक में जा रहा था, तो वहां बात फैल गई कि ये वाला एरिया पाकिस्तान के हक में चला गया है, तो लोग उधर मारने काटने को तैयार हो गए, जबकि पता चला कि नहीं, वो एरिया तो वहीं का था। इवन रेडक्लिफ ने जो बाउंड्री लाइन बनाया था वो तो उसको रिलीज होने से पहले ही वो इंडिया को छोड़ के चला गया, और जो 40,000 मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर को डिजाइन करने के लिए उसको कितने पैसे मिले थे, तो 40,000 रुपये मिले थे, लेकिन उसने वो भी ठुकरा दिया था और वो वापस अपने देश चला गया। और कुछ इस तरह इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दुनिया के सामने आया। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर हम इंडिया की तरफ से हैं, यानी कि जैसे कि मैं हूँ, तो मैं इंडिया के फेवर में बात करूँगा, और जो लोग पाकिस्तान की तरफ से हैं तो वो पाकिस्तान की तरफ से फेवर में बात करेंगे। और रेडक्लिफ के लिए यही प्रॉब्लम था कि वो कोई भी बॉर्डर डिसाइड करता, उसके लिए ये सुसाइडल डेथ की तरह था, क्योंकि कोई भी लोग खुश नहीं होने वाले थे, किसी ना किसी को नुकसान होने ही वाला था। आज हम बैठकर आर्गूमेंट कर सकते हैं कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, लेकिन 1947 का सिचुएशन जब लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, जहाँ पर मिलियंस में लोगों की डेथ हो गई थी, मिलियंस में लोग माइग्रेट हो रहे थे, तो वहाँ पर ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन था ये वाला। आप समझ ही रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।